कार में अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की जिस तरह से जो कड़ी है खास शख्सियत, तो खास शख्सियत आप लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम बनता चला जा रहा है। लखनऊ की ऐसी कई खास शख्सियत है जो इस कार्यक्रम से रूबरू होती हैं और आपसे भी रूबरू होती हैं और डायरेक्ट आपसे जुड़ती हैं, क्योंकि हमारे जो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारे इस कड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। खास शख्सियत, क्योंकि हर इंसान अपने में कुछ खास है, तो इसी खास शख्सियत को लेकर के आज हम लोग फिर एक बार अनुकृति गोविंद शर्मा के साथ में हैं। क्योंकि अनुकृति जी जो एक ऐसी टीचर हैं, जिसे कहते हैं एक ऐसी गुरु हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती रहती हैं किस तरह से उनको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, उनको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। हाल ही में जो उनकी किताब है, ये इंटरव्यू को लेकर उनकी किताब एक हाल ही में छपी है और काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों के लिए कि बच्चे अपना मार्गदर्शन किस तरह से करें। कहते हैं इतिहास गवाह रहा है और लोगों ने कहा भी एक, लेकिन अगर एक अच्छा गुरु होता है तो वो जो गुरु होता है वो बच्चों के लिए एक जो है परमेश्वर के समान होता है। और इतिहास गवाह है गुरु से ऊंचा कोई नहीं है, ना भगवान है ना माता पिता है, सबसे प्रथम गुरु जी हैं और गुरु ही होते हैं। तो ऐसे ही गुरु पूर्णिमा जो हाल ही में बीती है, तब तो हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन गुरुओं को कोई दिन में एक दिन समर्पित नहीं है। गुरु के 365 दिन होते हैं, साल पूरा होता है, 12 महीने होते हैं। तो ऐसे ही अनुकृति गोविंद शर्मा जी जो हैं बच्चों को तैयार करती रहती इंटरव्यू के लिए, तो हमारे साथ में जुड़ रही हैं टीचर के रूप में जो है अनुकृति गोविंद शर्मा जी। तो उनसे हम आज खास बातचीत करने आए हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच अर्चना जी, एंड थैंक यू सो मच हंगामा टाइम्स मुझे दोबारा से आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। आप हमेशा ही मेरा इंट्रोडक्शन इतना शानदार देती हैं कि मुझे हमेशा ही बहुत एम्पावर्ड महसूस होता है और साथ ही साथ मैं बहुत ही विनम्र महसूस करती हूँ। लेकिन इंटरव्यू के स्टार्ट होने से पहले मैं आप ही की बात में ये बात जोड़ना चाहूँगी कि एक शिक्षक होने के नाते हम और भी बहुत सारे काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और मैं और भी ज़्यादा क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो मेरा प्रथम प्रेम है वो शिक्षा ही है। और मरते समय भी मैं चाहती हूँ कि दुनिया मुझे एक शिक्षक के रूप में ही पहचाने। बहुत अच्छी सोच है, आपकी सोच को सलाम है। और ऐसे अगर शिक्षक हो जो बच्चों को और बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात कार्य करते रहें, तो हमारे देश में शिक्षा का जो विस्तार है और विस्तार हो जाएगा। तो मैम पहला जो सवाल है आपके लिए, इंटरव्यू की दुनिया एक रहस्यमय दुनिया कही जाती है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है मैम? देखिए क्या है कि इंटरव्यू का जो एक रूम है, ख़ास तौर से अगर हम हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, जिसमें यूपीएससी की सिविल सेवाओं की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो लाखों की संख्या में छात्र हर साल बैठते हैं, प्रीलिम्स को पार करते हैं, फिर मेंस को पार करते हैं, और फिर चरम श्रेणी में बहुत ही कम एस्पिरेंट्स बचते हैं जो कि ढोलपुर हाउस के उस इंटरव्यू रूम में कदम रख पाते हैं। और जो कुछ एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स परीक्षार्थी उस रूम में जा पाते हैं, उनमें से जो कुछ बचे कुचे रूम से बाहर आते हैं, वो हमारी सरकार के साथ जुड़ पाते हैं और अधिकारी बन पाते हैं। मसलन के तौर पे मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट एक मामूली देश का नागरिक बनकर उस रूम में प्रवेश रखे, और जब उस रूम से बाहर आए तो हो सकता है कि वो सरकार के साथ जुड़ के एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुका हो। तो क्या होता है कि जिस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं और जवाब नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रहस्य जैसे कि किसी जासूसी सीरियल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पुरानी कहानियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारे रहस्य इस इंडस्ट्री के साथ, इस इंटरव्यू की दुनिया के साथ भी जुड़ गए हैं, क्योंकि सवाल बहुत हैं एस्पिरेंट्स के मन में और जवाब बहुत कम है एस्पिरेंट्स के मन में। क्या होता है उस इंटरव्यू रूम में एक्चुअली बहुत कम लोगों को ही पता होता है। अच्छा मैम, जैसे मैम बहुत से लोग कहते हैं ना क्या है यूपी का माहौल, तो वैसे हम आपसे पूछेंगे ढोलपुर का माहौल क्या है मैम? देखिए समांतर रूप में जैसे आप देखती भी होंगी यूट्यूब चैनल्स पे कि मैं मॉक इंटरव्यूज़ लेती रहती हूँ बच्चों की तैयारी के लिए, और अक्सर मुझे ये मौका मिलता है कि इंटरव्यू रूम में जाने से पहले और इंटरव्यू से बाहर आने के बाद
इन एस्पिरेंट से बात करने का मुझे मौका मिलता है, तो सामान्य रूप से मैं पाती हूँ कि एस्पिरेंट्स यही बोलते हैं कि उस ढोलपुर हाउस के इंटरव्यू रूम का भी जो एक माहौल है, एक सामान्य सरकारी दफ्तर जैसा ही होता है। और देखा जाता है कि जो माहौल है वो सहयोग का ही है। वहाँ पर कोई इंटेरोगेशन नहीं चल रहा होता। जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपके व्यक्तित्व में से कोई रहस्य या कोई बात को उगलवाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जैसे कि जासूसी सीरियलों में दिखाया जाता है। पूरा माहौल बहुत ही कोऑपरेटिव होता है, बहुत ही सहयोग वाला होता है। और कभी कभी तो मेरे एस्पिरेंट्स ये भी बोलते हैं कि उनको रिलैक्स करने के लिए चाय पानी के बारे में भी पूछा जाता है। अगर लगता है कि एस्पिरेंट थोड़ा सा टेंशन में आ रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, तो उनसे थोड़ी बहुत फ्रेंच स्टाइल चिट चैट और स्मॉल टॉक भी करी जाती है, ताकि माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का और मजाक वाला बनाया जा सके, ताकि कैंडिडेट थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। काफ़ी सहयोग होता है और ये कहीं से भी एक इंटेरोगेशन नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे आपने कहा सवाल, जैसे हम सवालात कहते हैं, ठीक है मैम, तो जैसे सरकारी जॉब के लिए जब क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं तो सवाल कैसे होते हैं? कुछ तीखे सवाल भी होते होंगे? जी, आज अच्छा है कि आपके इंटरव्यू के माध्यम से कुछ मिथ्स को तोड़ा जाए, कुछ कल्पित कथाओं को, भ्रांतियों को आज भस्म किया जाए। इसी चर्चा को लेकर के हम आपका बहुत जल्दी लाइव शो भी करने वाले हैं। जी जी, जानकर बहुत अच्छा लगा। आज कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात मैं अपने अनुभव से बोलूँगी। मेरा 8 साल का अनुभव है इंटरव्यूज़ की दुनिया में, और मैं एस्पिरेंट्स को ट्रेन करती हूँ, मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ। जहाँ तक ज्ञान की बात है, ये बात आप भी मानेंगे और मैं जानती हूँ कि हंगामा टाइम्स के दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो इंटरव्यू बोर्ड का ये पूरा हक है कि वो आपसे सवाल पूछें ये जानने के लिए कि आपके ज्ञान का स्तर क्या है। तो अगर सिर्फ ज्ञान की बात करी जाए, तार्किक तौर पे बात करी जाए, तो सवालों का जो लेवल है, कॉम्पिटेंस जो आपकी परखी जा रही है, सवालों का डिग्री ऑफ टफनेस, वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि आपका ज्ञान तो इंटरव्यू बोर्ड को आखिरकार परखना ही है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि ज्ञान से हटके इंटरव्यू बोर्ड का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता है कि वो कैंडिडेट को अपमानित करना चाहते हैं। क्योंकि अपमान करने से ना तो बोर्ड का कोई फ़ायदा होगा, ना कैंडिडेट का कोई भला होता है। और ओवरऑल जो समय कैंडिडेट इन्वेस्ट कर रहा है और बोर्ड कैंडिडेट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें एक दूसरे को अपमानित करके कुछ हासिल नहीं होता है। तो एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है, अपमान नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात और है अपमान से ही जुड़ी हुई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी कैंडिडेट अपमानित फील करे। तो जाहिर सी बात है कि जाति या धर्म, इस तरीके के प्रश्नों से बचा जाता है और कोशिश रहती है कि तार्किक तौर पर तथ्यात्मक सवालों के ही उत्तर जाने जाएं और ये पता किया जाए कि आप कितने भावनात्मक हैं, आप कितने संवेदनशील हैं, आप कितने तार्किक हैं, कितना रैशनली और कितना ऑब्जेक्टिवली चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये देखा जाता है कि आपका जो व्यक्तित्व है उसकी जांच है। ये कैंडिडेट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि दिस इंटरव्यू इज़ जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। ये साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का एक परीक्षण है, एक जांच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको अपमानित करने का हमारा ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है। ये मैंने सही कहा कि ज्ञान एक सागर है। अगर बच्चा, जिसे कहते हैं छात्र, स्टूडेंट कहते हैं जिसे, अगर वो ज्ञान के सागर में अगर उतरता है तो वो कितने गोते खा रहा है, कितना वो तैर रहा है या डूब रहा है। तो डूबना नहीं है। जब ऐसे माझी आपके साथ में हो तो आपको किनारे पे लगना बहुत ही आवश्यक है, और आप किनारे पे लगेंगे। तो मैम से ही संपर्क करिए, तो आपको मोटिवेट करती रहेंगी और आपका इंटरव्यू जो होगा वो इंटरव्यू करके वो आपका बाहर चला जाएगा और आप इंटर पास हो जाओगे। एक बात ये ज़रूर बोलूँगी कि आपको अपमानित तो कोई भी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञान के तौर पर जब ज्ञान का सवाल उठता है तो ये ज़रूर जांचा जाता है कि आप कितने पानी में हैं।
जैसे एक साधारण सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, घर में सभी के तो मोटरसाइकिल होगी ना, तो अगर आप उसको भी अगर सीखते हैं तो गिरते हैं, चोट खाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कहते नहीं है कि जब तक चोट ना खाओ तब तक कोई चीज़ सीख नहीं आती है। तो मैम ये बताइए एक साधारण सवाल, जैसे कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करता है या सरकारी अधिकारी बनने की कोशिश करता है, तो माता पिता कहते हैं इतना पढ़ रहे हो 4-5 घंटे कुछ नहीं कर पाओगे, तक 15-16 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं दोगे, तो मैम ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब भी एस्पिरेंट्स को मिलना चाहिए, लेकिन जवाब देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मेरी विशेषज्ञता जो है, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लानिंग की है। हालांकि ये बोलने के साथ साथ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो 15 से 16 या कभी कभी 18 घंटे पढ़ने की ये जो बीमारी होती है, ये प्रीलिम्स और मेंस के चरण में देखी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, ये बताना चाहूँगी मैं एस्पिरेंट्स को, जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, कि ज्ञान होना ज्ञान ना होने से हमेशा ही ज़्यादा बेहतर होता है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, मेहनत करना हमेशा ही लाभदायक है। ये कहने के बाद अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मैटर नहीं करता कि आप कुर्सी पर कितने घंटे बैठते हैं। मान लीजिए कि आप कुर्सी पर 16 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, या फिर जो आपका आउटपुट है वो सिर्फ 4 घंटे के बराबर है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप 6 घंटे कुर्सी पे बैठिए और 5 घंटे का आउटपुट तैयार करिए। आप 6 घंटे ही भला पढ़िए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने ग्रहण करी है, ये समझिए कि बाकी के बचे हुए जो घंटे हैं 24 घंटे में, वो इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान आपके दिमाग में रोटेट हो रही है, आप उसके बारे में निरंतर सोच रहे हैं। तो 18 घंटा कुर्सी पर बैठकर रट्टू तोता बन जाने से कुछ नहीं होता। आपका ओवरऑल आउटपुट क्या है, ये मैटर करता है। कुछ लोग 6 घंटे भी पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जानती हूँ जो 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं और बचे हुए घंटे चिंतन मंथन करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं, उनका आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। वहीं पर मैं देखती हूँ कुछ बच्चे हौवे की तरह, एक ऑब्सेशन की तरह 18 घंटे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आउटपुट 3 या 4 घंटे से ज़्यादा का है ही नहीं। तो आउटपुट पे फोकस करिए, ना कि इस बात पे कि आप कुर्सी पर कितना समय बिता रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही मैम। तो मैम आखिरी सवाल चल चलते आपसे करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को यूपीएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए या किन को करनी चाहिए? ये जो मेरा उत्तर होगा कुछ लोगों को नाराज़ भी कर सकता है, ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य हमेशा ही कड़वा होता है, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। और जितनी पर्सनालिटी मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मेरा व्यक्तित्व आप स्वयं जितना जानती हैं, मैं बहुत ही बेबाक बात करती हूँ, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हूँ। यूपीएससी की परीक्षा के बारे में जब आप सोच रहे हो, तो ख़ास तौर से अगर आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, जिसको कि सामान्य रूप से हाँ हमारे राष्ट्र में हिंदी बेल्ट बोला जाता है, यानी कि काव बेल्ट बोलते हैं, इसको गौ पट्टी बोलते हैं। अगर आप इस पट्टी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात समझिए कि इस पट्टी की निर्मिती ऐसी है, यानी कि ये बोलिए कि इसकी निर्मिती कुछ सामंती किस्म की निर्मिती है। यहाँ से खास तौर से जो पुरुष आते हैं, वो जब यूपीएससी सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के बारे में सोचते हैं, जब ये परीक्षाएं देते हैं या फिर इन परीक्षाओं से जो पद मिलते हैं, उनको ये पुरुष खास तौर से राजाई या फिर सामंती शाही पद की दृष्टि से देखते हैं, जो कि नंबर 1 इस पद की सही व्याख्या नहीं है, एंड नंबर 2 जिन कारणों से, जितने भी उनके कारण हैं, कारणवश वो इन परीक्षाओं को पास करके यूपीएससी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी इन पुरुषों के कारण होते हैं, वो सामान्यतः देखा गया है कि स्वास्थ्य कारक नहीं होते हैं। क्योंकि आप एक राजाई पद को, एक शाही पद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो अगर आपका एक फ्यूडल रीज़न है ज्वाइन करने का, जैसे मसलन तौर पे मैं बोलूँ कि हमारे पिताजी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए तो अब हम बनना चाहते हैं, या फिर पड़ोस में हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो अब हम आईपीएस ऑफिसर बन के उससे बदला लेंगे, या फिर हमारे गांव में हमारी ज़मीन किसी ने हड़प ली तो आईपीएस ऑफिसर बन के हम उससे फिर बदला लेंगे। अगर आपके इस प्रकार के फ्यूडल रीजंस हैं यूपीएससी परीक्षा को पार करके कोई पद प्राप्त करने के लिए, तो फिर आप यूपीएससी की परीक्षा ना दें, क्योंकि जिन कारणों से आप आना चाह रहे हैं वो कारण बहुत ही स्वास्थ्य कारक नहीं है, और ये कारण इस पद के लायक नहीं है। इस पद की मात्र परिभाषा ही जो है वो इन कारणों के लिए नहीं बनी है। इस पद के जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं दे आर जेनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। इनको राष्ट्र के साथ हाथ जोड़कर राष्ट्र की सेवा करनी है, तो यहाँ पर फ्यूडल रीजंस ना लेके आए। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको लगता है कि आप इस पट्टी से हैं, संयोग से हैं या दुर्योग से इस पट्टी में पैदा हुए हैं, तो एक बार अपने आप को झिड़किए, एक बार अपने आप को लतियाइए, एक बार अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार जरूरत पड़े सवाल पूछिए कि क्या मैं इन वजहों से यूपीएससी परीक्षा को पार करना चाहता हूं। अगर आपका मन मान जाता है कि हाँ यही वो वजहें हैं, तो फिर आप एक कदम पीछे हट जाइए और ये परीक्षाएं आपके लिए नहीं हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी महिलाओं के लिए, और मसलन मान लीजिए उत्तराखंड से जो बच्चे आते हैं या हमारे राष्ट्र के और क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं, वो डेफिनेटली इन यूपीएससी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें अगर वो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, मैं खास तौर से लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आना चाहती हैं, अधिकारी बनना चाहती हैं, तो डेफिनेटली एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, बहुत मेहनत करिए और सेलेक्ट होइए और इन सर्विसेज में आइए, तो भला ही भला होगा आपका। क्योंकि बहुत सारी समाज की कुप्रथाएं हैं जो कानून नहीं बदल सकता, लेकिन स्त्री की शक्ति बदल सकती है। और मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपीएससी की जब आप तैयारी करती हैं, GS1 से लेके GS4 यानी कि जनरल स्टडीज 1 to 4, इतने सारे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स कवर होते हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस। आप इतना कुछ सीख जाएंगी फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, यूपीएससी की परीक्षा के प्रेपरेशन के दौरान, कि आप ओवरऑल एक ज़्यादा अच्छी इंसान बन जाएंगी। महिलाओं से कहना चाह रही हूँ, आपका जो व्यक्तित्व है उसका और भी ज़्यादा निखार होगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होलिस्टिक होगी और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये लोग डेफिनेटली यूपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी करें। लेकिन वो जो काओ बेल्ट का मेंशन किया है मैंने, जो गौ पट्टी है, वहाँ के पुरुष एक बार अपने आप को झिड़का लें। झिड़का लेने के बाद भी अगर उनके अंदर से चैतन्य भाव से ये आवाज़ निकलती है कि नहीं, हमारे ये फ्यूडल रीजंस नहीं है यूपीएससी में आने के लिए, हम सच में राष्ट्र के साथ जुड़कर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपको नहीं रोकती। डेफिनेटली आप तैयारी करिए, जान लगा दीजिए और परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। मैम आखिरी सवाल एक और आपसे, चलते चलते सभी दर्शकों के लिए और जो छात्र आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? अब गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है तो मैं तो अध्यापकों के लिए ही बात बोलना चाहूँगी और उन अपने स्टूडेंट्स को आज एड्रेस करना चाहूँगी जिनसे मैं अक्सर मिलती रहती हूँ कॉन्फ्रेंसेस के दौरान। हाल ही मैं हैदराबाद से लौटी हूँ, तो मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हम आगे जाके अध्यापक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगी क्या? तो आप ही के चैनल के माध्यम से मैं 2 टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो अध्यापक बनना चाहते हैं, जो आगे जाके शिक्षक बनना चाहते हैं। देखिए, आजकल का जो आधुनिक दौर है उसको मैं आइस एज बोलती हूँ, इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन इंटरनेट ने आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब तक हम स्कूल में शिक्षक होते हैं तो स्कूल में तो हर एक शिक्षक तानाशाह होता है। बच्चा क्लास में बैठा है, 40 मिनट की क्लास है, तो बच्चा क्लास से बाहर जा ही नहीं सकता। क्लास से बाहर जाएगा तो अच्छी सी डांट खाएगा या मार खाएगा, फ़ोन किया जाएगा, पेरेंट्स को स्कूल बुला लिया जाएगा, तो स्कूल में तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, और तब तो मैं लखनऊ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में पढ़ाती हूँ। लखनऊ, हैदराबाद, बैंगलोर के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि बच्चों को लेक्चर रूम छोड़ने की सुविधा नहीं होती। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए तो मैंने पाया है कि बच्चा लेक्चर रूम में आता है, 5 मिनट बैठता है, लेक्चर चल रहा है, अगर उसको लेक्चर पसंद नहीं आता तो वो अपना बैग टांग के कभी भी लेक्चर रूम से बाहर निकल सकता है और कोई भी प्रोफेसर उनको रोक नहीं सकते। अब आप सोचिए, आधुनिक दौर में एक शिक्षक के लिए कैसा होगा कि क्लास में 50 बच्चे आने हैं, लेकिन वास्तविकता में 10 आए हैं। लेक्चर खत्म होते होते 8 ऑलरेडी क्लासरूम छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ 2 बचे हैं। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग और बहुत ही डिस्करेजिंग हो जाता है, मोरल डाउन होता है। और वहीं पर आजकल एक और चीज़ देखी जा रही है कि आजकल के ज़माने में आजकल के बच्चों को जेन ज़ी बोला जाता है, जेन ज़ी, मॉडर्न जेन ज़ी। गूगल का ज़माना है। शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो तुरंत अपना गूगल का फ़ोन खोल के बोल देते हैं कि सर, मैम, जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो गलत है, दीज आर द फैक्ट्स, यू आर टीचिंग रॉन्ग। वहीं पर शिक्षक का मनोबल और डूब जाता है। मतलब कि दिल के नासूरों से खून बहने लगता है, आंखों से खून बहने लगता है, आंखों से तेजाब निकलने लगता है कि वहीं बच्चे को झुलसा दें कि ये बात तुम क्लासरूम के बाहर भी तो बोल सकते थे, सबके सामने क्यों बोल दिया। तो आजकल का माहौल यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर में, ऐसा माहौल बहुत देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि 40 मिनट के लिए बच्चे को क्लास में बिठाया जा सके। आप देखती होंगी खुद अर्चना जी कि आजकल बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स खोल के बैठे रहते हैं, 20 सेकंड की रील, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की रील, उसको देखते जा रहे हैं, 2-2 सेकंड में डिसाइड कर रहे हैं कि रील देखनी है कि नहीं देखनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 2-2 सेकंड में मामला फिट हो रहा है, मामला डिसाइड हो रहा है कि देखना है कि नहीं। आज के आधुनिक दौर में हमारी युवा पीढ़ी जब ऐसी है जो 2 सेकंड किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसको 40 मिनट क्लासरूम में कैसे बैठाया जाए। तो मैं अध्यापकों से, शिक्षकों से यही बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ ज्ञान और नॉलेज के बेसिस पे किसी भी बच्चे को क्लास में नहीं टिका सकते। 2 टिप्स मेरी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे यही है हंगामा टाइम्स के चैनल के माध्यम से कि एक, अपने क्लासरूम्स को इंटरैक्टिव बनाइए। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस एनी मोर, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। तो अपने क्लास में बच्चों से सवाल जवाब करिए, उनको एंगेज करिए, इंटरैक्शन बढ़ाइए। कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछिए ताकि वो जवाब दे सकें। अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो आपसे सवाल पूछ सकें। और एक और चीज़ समझिए कि अब आप मालिक नहीं रहे अपने स्टूडेंट्स के, उनके साथ आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब दोस्ती में आजकल के बच्चे कैसे हैं, कभी कभी कड़वे सवाल भी आपसे क्लास में पूछ सकते हैं। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स के दोस्त बन पाएंगे तो कड़वे सवाल हैं उनके जवाब भी दे पाएंगे बड़ी सहजता से। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनको पूछने में कभी कभी एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है, या उनका जवाब बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है कि वो जवाब देने में शिक्षक को हिचकिचाहट हो जाए। अगर आप अपने छात्रों के दोस्त बन जाएंगे तो किसी भी प्रकार के सवाल का उत्तर दे पाएंगे बहुत ही सहजता से, बहुत ही फ्रैंकली, एक दोस्त बन के। तो सबसे पहली टिप तो यह है कि अपने क्लासरूम्स को इंटरैक्टिव बनाइए। और मेरी दूसरी टिप ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, चाहे आपका कॉन्सेप्ट कितना भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाएंगे तो वही जटिल कॉन्सेप्ट बहुत ही सहज हो जाता है। और एक खास तौर से टिप जो कि मैं क्लास में यूज़ करती हूँ वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। मसलन के तौर पे अगर आप गरीबी के बारे में अपने छात्रों को जागरूक बनाना चाहते हैं तो बोरिंग लेक्चर ना देके, ज्ञान ना परोस कर उनको कोई फिल्म दिखा दीजिए, मूवीज़ की कोई क्लिप्स दिखा दीजिए, या फिर एक ऐसे वातावरण में ले जाइए, एक ऐसे कस्बे में, ज़िले में ले जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। बच्चे अपने चारों ओर गरीबी देख पाएँ तो उसको महसूस कर पाएँ और देख पाएँ कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो लास्ट टिप ये है कि स्टोरीज और एग्जाम्पल्स का प्रयोग करिए और एक्टिव टीचिंग करिए। एक्टिव टीचिंग होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। अगर ये 2 टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, इंटरैक्टिव टीचिंग एंड एक्टिव टीचिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, स्टोरीज एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो 40 मिनट तक आज के दौर में
बच्चे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपके क्लासरूम में टिक पाएंगे? तो ये थी हमारे साथ में अनुकृति गोविंद शर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण किया कि अगर एक छात्र अगर आगे जाना चाहता है, अगर एक छात्र आगे जाना चाहता है तो किस तरह से अपनी तैयारी कर सकता है, इंटरव्यू की किस तरीके से तैयारी कर सकता है, और ना किसी परिस्थितियों से डरे, ना इंटरव्यू से डरे, और आगे चल के अपने फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा बनाए। तो ये थी हमारे खास बातचीत की कड़ी में अनुकृति गोविंद शर्मा जी। ऐसे हम उनसे मिलते रहेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आगे की उनकी क्या तैयारी है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।